आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस देखने वाले हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म चलते फिरते हैं, ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं, ये सब चीजें छोटी क्लास के बच्चे बोल सकते हैं। आप 10th क्लास में हो तो आपको साइंटिफिकली आंसर देना होगा। लिविंग बींग्स की बॉडी सेल की बनी होती है जिसमें कि सारी केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस चलती रहती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इन सारी प्रोसेसेस को इंडिविजुअली देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। ग्रोथ करने के लिए रॉ मटेरियल को एज अ फूड यूज करने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। फूड कंज्यूम करने के मेजर दो तरीके हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोस्टली ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। फोटोसिंथेसिस में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोइल में रूट से वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स के क्लोरोफिल में शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन के लिए प्लांट को किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होती। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। हेटेरो के तीन टाइप से, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक का मतलब है डेड एंड डिकेइंग बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करने वाले, जैसे कि फंगस। पैरासिटिक मतलब किसी लाइव इंडिविजुअल की बॉडी से फूड को एक्सट्रैक्ट करने वाले, जैसे कि लीवर वॉर्म। और होलोजोइक का मतलब है दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके उनको खाने वाले, जैसे कि टाइगर्स एंड ह्यूमंस। अब हम देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से बनी है, एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्पिंग ऑर्गन्स। फूड एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है एंड हेल्पिंग ऑर्गन जैसे कि लीवर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत माउथ से होती है और एंड एनस में होता है। फूड पहले माउथ में जाता है, वहां टंग फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करती है। स्लाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है जो फूड में रही शुगर को डाइजेस्ट करता है। फिर फूड एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है, जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव कर देता है। पेप्सिन फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आप सोचते होंगे कि हमारे पेट में एसिड होता है तो हमें पता कैसे नहीं चलता। स्टमक लाइनिंग को म्यूकस एसिड से प्रोटेक्ट करता है। फिर फूड ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। लीवर से आया हुआ बाइल और पेनक्रियाज से आया हुआ ट्रिप्सिन और लाइपेज फैट एंड प्रोटीन को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और काम है, वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन को अपनी वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। यहाँ धागे जैसी विलाई भी होती है जो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके। फिर बचा हुआ काइम लार्ज इंटेस्टाइन से पास होता है, जहां मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि अब बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। फिर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से स्टूल के रूप में रिमूव हो जाता है। अगर खाने के बाद ब्रश नहीं करते हो तो दांत पे लगा हुआ खाना बैक्टीरिया का फूड बनता है। ये बैक्टीरिया ग्रो होकर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि दांत के बाहर का एनिमल खत्म हो जाता है और दांत में कैविटी आती है। अब हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो लेवल पे होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड बॉडी लेवल पर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दो टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का एम शुगर को तोड़कर उसमें से एनर्जी रिलीज करना है, क्योंकि हमें सारे काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन से मिलती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एयर नोज से फेरिंग्स यानी कि गले से होते हुए विंड पाइप के थ्रू लंग्स में पहुंचती है। लंग्स में एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई बलून जैसी होती है जहां गैस का एक्सचेंज होता है। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन बॉडी में मिक्स होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो रिब केज एक्सपांड होता है और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो इससे उल्टा रिब केज कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायफ्राम रिलैक्स होता है और सारी एयर बाहर आ जाती है। एक बार ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गया, फिर उसको पूरी बॉडी तक कैरी करने के लिए ब्लड के पास एक व्हीकल प्रोटीन होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक कैरी करता है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर है तो उसकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूट्रिशन एंड टॉक्सिन्स को मूव करना पड़ता है, इसलिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम है। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है।
और ब्लड को सर्कुलेट करने का काम हार्ट का है। एक बात माइंड में क्लियर रखनी है, वेन्स ब्लड को हार्ट तक ले जाती है और आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। ब्लू कलर की ब्लड वेसल का मतलब है बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, और रेड का मतलब है ऑक्सीजन वाला ब्लड जो लंग से आया है। अब ये देखते हैं कि ब्लड का पाथ क्या है। सर, गर्दन और हैंड्स का ब्लड ऊपर वाली वेना केवा से आता है और नीचे वाली वेना केवा से बाकी के पार्ट्स का ब्लड आता है। दोनों ही वेना केवा का ब्लड राइट एट्रियम में इंटर होता है। हार्ट में 4 चेंबर और 4 वाल्व्स है। वाल्व्स का काम ब्लड को वापस से पिछले वाले चेंबर में जाने से रोकना है। राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है। ब्लड फिर पल्मोनरी वाल्व के जरिए निकल के पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। क्योंकि ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है इसलिए इसे आर्टरी बोलेंगे। और ब्लू कलर का मतलब कि ये ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। फिर ब्लड लंग के अंदर इंटर होता है। लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है और ऑक्सीजन ब्लड में भर देता है। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में इंटर होता है। अब ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर होता है। लास्ट में ब्लड एओर्टा के जरिए हार्ट से बाहर निकलकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा का काम न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना है। आरबीसीज का काम ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना है और प्लेटलेट्स का काम वुंड हीलिंग का है। ब्लड वेसल्स 2 टाइप की होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज की वॉल थिक एंड इलास्टिक होती है क्योंकि वो डायरेक्ट हार्ट के साथ कनेक्टेड है, इस वजह से वो अंडर प्रेशर होती है। जबकि वेन्स की वॉल थिन होती है और इनमें वाल्व्स होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। जैसे हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, बट फूड की जरूरत तो सबको होती है, इसलिए प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। प्लांट में जाइलम रूट से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम हर डायरेक्शन में फूड ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के 2 तरीके हैं। पहला, रूट जाइलम के द्वारा प्रेशर क्रिएट करके चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है और दूसरा, लीव्स ट्रांसपिरेशन करके चीजों को सक करते हैं। अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि बॉडी से वेस्ट कैसे बाहर निकलता है। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे ब्लड कलेक्ट कर लेता है। किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। नेफ्रॉन वेस्ट प्रोडक्ट एंड वाटर को मिलाकर यूरिन बनाता है जो कि यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा और फाइनली बॉडी से बाहर निकल जाता है। प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपने सेल के वॉक्यूल्स में स्टोर करके रख देते हैं। ऑक्सीजन भी तो फोटोसिंथेसिस की एक बाई प्रोडक्ट है जिसे प्लांट स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। प्लांट के कई वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि रेजिन एंड ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है। अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।